नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और जापान के संबंध को और भी मजबूत करते हुए आपसी सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण विचारों को साझा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अनूठी खूबियां और क्षमता मिलकर युवाओं और बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है। और जहां भारत की युवा शक्ति तो वहीं जापान की तकनीकी दक्षता, अनुशासन और नवाचार का मेल वैश्विक स्तर पर नए अवसर पैदा कर सकता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की संस्कृति है, ये अपना है, ये पराया है। ये हमारी फिलॉसफी बोलती है कि संकुचित सोच के लोग बोलते हैं, करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और दोनों की भावना एक सुंदर समानता है, किसी को पीछे न छोड़ना और सबको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना है। यानी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मोदी जी का जो ये लाइन है, ये इसी बात को लेकर के है, जो वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाता है। जापान की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन, क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन। भारत की अपनी स्ट्रेंथ है यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। आज आप केवल एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में आप साइंटिस्ट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, आर्टिस्ट होंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में कथित हाफ एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई जांच के आदेशों को जारी कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि कोर्ट ने पुलिस की कहानी को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए एफआईआर में दर्ज कई विसंगतियों पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी के घुटने के नीचे गोली लगने और पुलिसकर्मियों को गोली या छर्रा नहीं लगने पर भी उनकी ओर से कई सवाल उठाए गए। इसी पर बने हमारी रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। में हुए कथित हाफ एनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस की कहानी को प्रथम दृष्टया गलत माना है। हाईकोर्ट ने मामले की टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कई गंभीर विसंगतियां हैं। प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी द्वारा घटना का गलत विवरण प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा, पुलिस वालों को छर्रा तक नहीं लगता है और आरोपी को हमेशा घुटने के नीचे गोली कैसे लगती है। बहरहाल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को जांच पूरी कर रिपोर्ट यथासंभव 3 महीने में पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सपा सीएम योगी की सरकार और यूपी पुलिस की कार्रवाई पर हमलावर है। सुनिए। कमाल है पुलिस का भी, और कितने इनकाउंटर फर्जी हुए सरकार में, उसकी एक लंबी सूची है। यहाँ की पुलिस केवल फर्जी इनकाउंटर करना जानती है। और याद रखे, जब कभी भी परेशानी आती है, जब जेल जाने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी नहीं होती है। देखिए अब दिल्ली में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में 17,000 इनकाउंटर हुए हैं। इसमें से अधिकांश सभी इनकाउंटर फर्जी हैं। और आज हाई कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हुए हैं उस पर टिप्पणी करी है और एक फर्जी इनकाउंटर के जांच के आदेश किए हैं। हाई कोर्ट का ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और हम लोग को विश्वास है कि हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब फर्जी इनकाउंटर
नहीं कर पाएगी। जबकि योगी सरकार में मंत्री भी इस एनकाउंटर को संदिग्ध करार दे रहे हैं और कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने से बचते दिख रहे हैं। सुनिए। कुछ मामले निश्चित रूप से संदिग्ध हैं, जिस पर न्यायालय को संदिग्ध होता है तो उस पर काम करता है। हमको लगता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अलाउद्दीन उर्फ छोटकऊ की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। दरअसल मामला उस कथित हाफ एनकाउंटर से जुड़ा है जिसमें अलाउद्दीन के दोनों पैरों में गोली लगी थी। पुलिस का दावा था कि अलाउद्दीन ने 23 सदस्यीय पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जबकि थाना प्रभारी के मुताबिक हथियार लोड किए जाने की आवाज सुनने के बाद आत्मरक्षा में उन्होंने 2 गोलियां चलाई और दोनों गोलियां आरोपी के पैरों में लगी। तो वहीं श्रावस्ती में कथित हाफ एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी पर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के संज्ञान में मामला आने के बाद अब कई सवाल उठे हैं, खासकर कि 23 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में गोली चलने और आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगने को लेकर भी कई जो सवाल हैं वो उठे हैं। और इसी पर बातचीत की हमारे संवाददाता अजहर खान ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 2025 में श्रावस्ती के थाना इकोना में हुए हाफ इनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस पर तल्ख टिप्पणी की और साथ ही सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी हैं ए.के. जैन। सर, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी करते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, उनके संज्ञान में आया है, कोई कंप्लेंट हुई है, उन्होंने उसको एग्जामिन किया है। उनका ये मानना है कि 23 पुलिस वाले थे, फिर गोली चलाने की नौबत कैसे आई, दोनों पैरों में गोली कैसे लगी, तो उसकी जांच तफ्तीश उन्होंने सीबीआई को दे दी है। 3 महीने में रिपोर्ट मांगी। वो अपना जो तत्कालीन एसओ हैं इकोना के, वो अपना कंडक्ट एक्सप्लेन करेंगे कि भाई किन परिस्थितियों में उन्होंने गोली चलाई, क्या उधर की तरफ से कुछ हुआ, फायर हुआ, क्या वजह रही जिसमें फायर किया। रही बात इसकी, मैंने पेपर में देखा था कि ये भी निकला है कि साहब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए करते हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कई साल पहले बंद हो चुके हैं, 10 साल से ऊपर हो गया है। अब कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किसी भी एनकाउंटर में नहीं दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। और रही बात इसकी कि गैलेंट्री मेडल वगैरह है, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक बहुत हाई लेवल कमेटी है जिसमें डीजीज वगैरह हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के होम सेक्रेटरी हैं, वो उसको डिसाइड करते हैं। रेयरली किसी केस में गैलेंट्री मेडल दिया जाता है। तो उसकी तफ्तीश अब सीबीआई करेगी और सीबीआई अपना जो भी उनकी रिकमेंडेशन होगी उस आधार पे आगे कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट और डीजीपी करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में इन दिनों हाफ इनकाउंटर्स के कई मामले सामने आए जब अपराधियों के पैर में गोली मार दी जाती है। ये थ्योरी कितनी सही है? क्या इससे अपराध कंट्रोल होगा? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो मौके पे पुलिसकर्मी है वो डिसाइड करेगा कितना बल प्रयोग करना है। मैं यहाँ लखनऊ बैठ के कैसे तय कर सकता हूँ कि उसने गोली क्यों चलाई, गलत चला दी। हर प्रकरण में पुलिस को मालूम है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो सकती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। हर एनकाउंटर की जो है वो उसमें मुकदमा दर्ज होता है, उसकी तफ्तीश होती है और जुडिशल कोर्ट के द्वारा उसकी हर प्रकरण की स्क्रूटनी की जाती है, तभी फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है। तो उसके लिए वो एक्सप्लेन करेंगे जो मौके पर है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में गोली चलाई, गोली चलाने की आवश्यकता थी कि नहीं थी। तो मेरा इस पे कमेंट करना यहाँ से बैठकर वो मैं कतई भी उचित नहीं मानता हूँ। सर, हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी बात कही कि पुलिस ये बताती है कि अपराधी को पकड़ने गए, अपराधी ने फायरिंग की, उसकी जवाबी कार्रवाई में उस पर गोली चलाई गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहते हैं, क्या कभी उन पर जब एक भी छर्रा नहीं लगता है पुलिसकर्मी घर? क्यों नहीं लगे हैं? कई बार घायल हुए हैं, कई बार गोलियां लगी हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में लगी हैं, जो गोलियां लगी हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है जो मुठभेड़ होगी उसमें पुलिसकर्मियों को भी गोली लगेगी। ये हर बार के लिए ये सोचना भी उचित नहीं है और ना ऐसा होता है। सर, इस एनकाउंटर में हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि रात के अंधेरे में गोली की लोड करने की आवाज़ आई, पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और दोनों पैरों में घुटनों के नीचे गोली कैसे लगी? ये सीबीआई को अब चला गया है। सीबीआई इसका बेटर जवाब दे पाएगी, पूरे केस को एग्जामिन करेगी। मैं तो मौके पे था नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि क्या उसकी डिटेल्स हैं।
और जो भी डिटेल्स होंगी उन सब का वैल्यूएशन करेगी सीबीआई और अपनी आख्या देगी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां दो नेताओं से कथित मारपीट और अमानवीय व्यवहार के आरोप में पुलिस महकमे में अब हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है। जी आपको बताते चले कि मामले में एडीजी मेरठ जोन ने तत्कालीन एसएसपी और आईपीएस अधिकारी अविनाश पांडे के खिलाफ जांच बैठाई है, तो वहीं जांच की जिम्मेदारी डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को भी सौंप दी गई है। आरोप है कि किसान नेताओं मोहित जाटव और दिग्विजय भाटी को एसएसपी कार्यालय में बुलाकर उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई और इसके बाद एसओजी कार्यालय में भी कथित तौर पर पिटाई की गई है और साथ ही साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट्स जांच में अहम मानी जा रही हैं। जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी संभव है। 19 तारीख को ऐसे संज्ञान में डीआईजी मेरठ साहब ने इस संज्ञान में लाया है कि 19 तारीख को एसएसपी मेरठ के कार्यालय में किसी बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद से उसमें दोनों लोगों के बीच में कोई सी बात की थोड़ी सी बात खराब हो गई। उसके बाद से हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। और अभिषेक सिंह जो है रास्ते में है, वो आके सभी लोगों जितने इसमें हैं सभी लोगों से बात करेंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे, सभी पक्षों से बात करेंगे, पूरी जांच को अति शीघ्र कंप्लीट करके हमें सौंपेंगे। उस जांच के अधिकार पे के आधार पे फिर बाकी कार्रवाई होगी। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की आपसे, क्या क्या? सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, माननीय मंत्री जी ने भी, सभी लोगों ने इसके ऊपर संज्ञानित किया है। इस पे जितने हैं जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मेरठ जनपद के और अन्य जगह के, उन्होंने इस मामले में संज्ञानित किया। इसके बाद किया गया, सभी को यही बताया गया है कि इसके ऊपर पूरी प्रकरण पे जांच कराने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर को निर्देशित किया गया। वो जांच पूरी करके सभी तथ्यों से हम अवगत कराएंगे। प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें कि एसएसपी ऑफिस में पहले पिटाई का आरोप है, फिर एसओजी ऑफिस में 3rd डिग्री का, तो प्रारंभिक जांच क्या कह रही है? अभी सिर्फ तथ्य संज्ञान में आए हैं और उस तथ्य जो संज्ञान में आए हैं, तो जांच के निर्देश, वो प्रारंभिक और डिटेल दोनों जांच के निर्देश किए गए हैं डीआईजी सहारनपुर को। जैसे जांच पूरा होंगे आप लोग अवगत कराएंगे। हमारे साथ ऐसा हुआ जी, हमारा एक जिलाध्यक्ष मोहित किनानगर भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर का, मैं डॉक्टर दिग्विजय भाटी राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर किसान यूनियन। हमारा जिलाध्यक्ष मोहित किनानगर, वो उस पर एचएस खोल दी थी कप्तान साहब ने, तो उस विषय में रोज़ बात हो रही थी हमारे कप्तान साहब से। तो कप्तान साहब ने कहा कि आप जो है आ जाओ, बैठ के चाय पियेंगे, आप हमारे छोटे भाई। तो 19 तारीख में हम चले गए। जब हम पहुँचे तो कप्तान साहब से बात शुरू हुई, तो हमसे बोले अखिलेश यादव से मिल के आए हो ना, हवा भरी हुई है ना, तो मैं हवा निकाली जाएगी, सालों बहुत ज़्यादा नेता बनने का। जब उन्हें साले वाले कही तो हमने उनसे कहा, मैंने कि साहब गाली क्यों दे रहे हो सर, अगर अपमान क्यों कर रहे हो, अगर बात ना करनी तो हम चले जाते हैं। बोले अच्छा भाई, इतना कहते हैं, पकड़ के और अंदर को ले गए जी। और अंदर ले जाके कोनियों से, हाथों से, पैरों से, जूतों से, बेल्टों से, सारी चीज़ से पिटाई करी, ऐसे घूंसे मार मार के। ऐसे ये सूजन पड़ी, ये दिमाग में पूरी सूजन है पूरी, और ये आँख की हालत बहुत ख़राब है। तुम देखो इस आँख में जूता नोट पहन के ऐसे जूता मारा, ये मेरे आँख में लगा, और आँख जो अंदर चली गई। 30% देखने के लिए बोला है, 30% देख सकता। उसके बाद फिर वहाँ ले गए एसओजी ऑफिस में, और वहाँ ले जाके अखिलेश एक सिविल का हुआ है, सिविल लाइन थाने का इंस्पेक्टर, उसने बहुत कर्रा करके मारा, टांग बांध के ऊपर उठा के और पट्टे से और डंडे पैरों पे फेरे, हाथों पे फेरे, हाथों और चूथड़ों पे, सब जगह। और डांस करवाया, डांस गाने पे, चोली के पीछे क्या है। हमने कि हम पौने का है ना, बोले करना पड़ेगा, नहीं पटा फेरूँगा। और कप्तान साहब को सुना रहा था, फ़ोन ऑनलाइन थे, और मेरे कानों में पता नहीं क्या चीज़ दी, करंट दिया जन क्या, अभी तक कान सुन रहे, सुना ही नहीं आ रहा। ये बोला जो नहीं जा रहा, उसी वजह से हो जा रहा। उसने बहुत चीखें निकली थी, बहुत ज़्यादा। ये मामला था, इनसे हमें पूरा जान का खतरा है, और कप्तान साहब के खिलाफ और अखिलेश गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है और अगर मैं बच गया
तो मैं आत्मदाह करूँगा इनके कार्यालय के आगे, अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर में संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं, जहां गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर पर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। दोनों नदियां तेजी से खतरे के निशान के और बढ़ रही हैं, तो वहीं जलस्तर बढ़ते हुए देखते हुए आपको बताते चले कि तटीय और निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है, तो वहीं दारागंज के शमशान घाट पर भी हालात बेहद ही मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर बनी है हमारी रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद हालात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। हम इस वक्त शास्त्री ब्रिज पर है, जो बनारस और प्रयागराज को जोड़ने वाला ब्रिज है। उसी ब्रिज के ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पूरा संगम का इलाका जलमग्न है। चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो बड़ी संख्या में नावें हैं वो देखिए खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है इसलिए चेतावनी भी दी गई है कि पानी के ज्यादा दूर नहीं जाना है। ऐसे में देखिए सारे नाविकों की जो नावें है वो खड़ी हैं। लेकिन अब एक बड़ा संकट यहाँ पर आ चुका है, जो यहाँ पर आसपास के जिलों से अंतिम संस्कार के लिए लोग यहाँ पर ले आते थे, जिन्हें घाटों के आसपास जलाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जलमग्न होने के बाद किस तरह से शवों को अब सड़क के एकदम नजदीक जलाया जा रहा है। चूंकि संगम नगरी प्रयागराज में लोग दूर दूर से आसपास के जिलों के इलाकों से अंतिम संस्कार के लिए शव को यहाँ ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि गंगा के किनारे अंतिम संस्कार करने का अलग एक पुण्य लाभ होता है, और इसी वजह से बड़ी संख्या में इस आसपास के जिलों से लोग आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि घाटों पर देखिए शवों को जलाया जा रहा है। ये सड़क के एकदम किनारे का हालात है। आप देखिए, अगर हमारे ठीक सामने हमारे कैमरा सहयोगी आप दिखाएंगे, देखिए बस पर भी एक बॉडी रखी हुई है जो किसी दूसरे जिले से लाई गई है। सड़क के एकदम नजदीक तक पानी चूंकि पहुंच चुका है, और अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों पर इन शवों को सड़क पर भी जलाया जाएगा, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए लोग आ रहे हैं और वो अपना अंतिम संस्कार भी यहीं पर कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात बन चुके हैं कि गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद जहां जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं ऐसे शव जो यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ के जो घाट है, दारागंज हो, रसूलाबाद हो, वहां पर जो शव लाए जाते हैं उनको जलाने में भी अब दिक्कतें आ रही, क्योंकि पानी पूरी तरीके से सड़क तक आ चुका है। और अगर यही हालात है तो आने वाले दिनों पर सड़कों पर शवों को जलाया जाएगा। शोब्रिज भी इंडिया वाइड प्रयागराज। तो कुशीनगर में भी लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जहां नारायणी नदी का बढ़ता जलस्तर और तेज कटान चिंता का विषय बन गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि ठोकर नंबर 3 के पास नदी के तेज बहाव से कटान लगातार जारी है, और जिससे कि छितौनी तटबंध की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी हालात बेहद ही बदतर नजर आ रहे हैं। नगर के छितौनी तटबंध और ठोकर नंबर 3 के पास हमारी मौजूदगी है। खबरें हमने दिखाया था जब बाढ़ की तैयारियां चल रही थी बचाव को लेकर के, करोड़ों रुपए इस तटबंध पर खर्च किए गए। ठोकर की पुनर्स्थापना का काम कराया गया, परक्यूपाइन लगाया गया, लेकिन सारी व्यवस्थाएं बाढ़खंड की फेल हो गई। 1 लाख क्यूसेक के करीब जो है पानी आया है, और तस्वीरें देख लीजिए, कटान का सिलसिला जारी है। सवाल यही है कि अगर बाढ़ आती और लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी जाता तो विभाग क्या करता और कैसे आसपास के गांव को सुरक्षित करता, सवाल पूछ लेते हैं एसडी। कुशीनगर के छितौनी तटबंध ठोकर नंबर 3 के पास लगातार कटान का सिलसिला जारी है। सिर्फ 1 लाख क्यूसेक पानी आने के साथ ही जो है हालात बेकाबू हैं। कटान जो है वो तेजी से हो रहा है। ये तस्वीरें पहले दिखाइए, यहाँ जो है किस तरीके से कटान तेजी से हो रहा है ये देख लीजिए। और काम अब बिना गुणवत्ता के जैसे तैसे पानी को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पैसे को पानी में बहाया जा रहा है। बिना जाली में बोरी डाले ही सीधे जो है नदी में फेंक दिया जा रहा है। तो बाढ़खंड की लापरवाही साफ तौर से देखी जा सकती है। बीते कल के दिन जो है कुशीनगर के खड्डा मंडल अध्यक्ष भाजपा संदीप श्रीवास्तव ने भी सवाल उठाया था अधिकारियों को लेकर के। उन्होंने कहा कि 10 बोरी डालकर 10,000 बोरी दिखाया जाता है, भुगतान कराया जाता है फर्जी तरीके से। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि 15 करोड़ रुपए मानसून से पहले इस तटबंध पर खर्च किए गए, उसके बावजूद कटान का सिलसिला सिर्फ 13 किलोमीटर के छितौनी तटबंध पर लगातार जारी है। आखिर कहाँ कमियां हैं, कमियां कहाँ रह गई? भ्रष्टाचार का आरोप आप भी लगा रहे हैं अपनी ही सरकार में। नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार, पूज्य योगी जी की सरकार, स्वतंत्र देव सिंह जी की सरकार
इस तटबंध पे, छितौनी तटबंध पे निरंतर उनका ध्यान रहा है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी आज के 2-3 साल पहले आकर इस तटबंध का स्वयं मौके पर निरीक्षण किए थे और धन का उन्होंने कमी होने नहीं दिया। इसी के क्रम में बीराभार हो या फिर भैंसहा हो या फिर जहां भी कहीं नोज की आवश्यकता है, नोज भी बने हैं, ठोकर भी बने हैं, तमाम कार्य हो रहे हैं। हम इन अधिकारियों पे प्रश्न उठाए हैं, जैसे जेई से लेकर जिलेदार से लेकर अधिकारी जो एसडीओ है, एक्सीएन है। हमारा ये जो ये क्या नाम है 3 नंबर ठोकर है, हमेशा प्रेशर पॉइंट रहा है, पानी का दबाव बहुत झेलता है। विगत कई वर्षों से पानी इससे टकराकर ही चल रही है। इनको आकलन करना था जब बरसात के दिन नहीं थे और उस समय इसके बचाव के लिए कार्य होने थे। 60 वर्ष 70 वर्ष पहले जिन बोल्डरों के वजह से आज ये 3 नंबर ठोकर सुरक्षित था, आज यहाँ पे पूरे इलाके महाराजगंज जिले से लेकर कुशीनगर जिले तक पूरे खड्डा क्षेत्र के लोगों का अंतिम संस्कार भी यहीं होता है। और इस तटबंध के उस बगल नगर पंचायत खड्डा, तहसील खड्डा और पूरी सैकड़ों 13 किलोमीटर के छितौनी तटबंध पर लगातार जारी है। आखिर कहाँ कमियां हैं, कमियां कहाँ रह गई? भ्रष्टाचार का आरोप आप भी लगा रहे हैं अपनी ही सरकार में। नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार, पूज्य योगी जी की सरकार, स्वतंत्र देव सिंह जी की सरकार, इस तटबंध पे, छितौनी तटबंध पे निरंतर उनका ध्यान रहा है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी आज के 2-3 साल पहले आकर इस तटबंध का स्वयं मौके पर निरीक्षण किए थे और धन का उन्होंने कमी होने नहीं दिया। इसी के क्रम में बीराभार हो या फिर भैंसहा हो या फिर जहां भी कहीं नोज की आवश्यकता है, नोज भी बने हैं, ठोकर भी बने हैं, तमाम कार्य हो रहे हैं। हम इन अधिकारियों पे प्रश्न उठाए हैं, जैसे जेई से लेकर जिलेदार से लेकर अधिकारी जो एसडीओ है, एक्सीएन है। हमारा ये जो ये क्या नाम है 3 नंबर ठोकर है, हमेशा प्रेशर पॉइंट रहा है, पानी का दबाव बहुत झेलता है। विगत कई वर्षों से पानी इससे टकराकर ही चल रही है। इनको आकलन करना था जब बरसात के दिन नहीं थे और उस समय इसके बचाव के लिए कार्य होने थे। 60 वर्ष 70 वर्ष पहले जिन बोल्डरों के वजह से आज ये 3 नंबर ठोकर सुरक्षित था, आज यहाँ पे पूरे इलाके महाराजगंज जिले से लेकर कुशीनगर जिले तक पूरे खड्डा क्षेत्र के लोगों का अंतिम संस्कार भी यहीं होता है। और इस तटबंध के उस बगल नगर पंचायत खड्डा, तहसील खड्डा और पूरी सैकड़ों आबादियां गांव हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा इस तटबंध पे है। लगभग 4 किलोमीटर दूर आपका घर है। आपको एहसास हो रहा है कि ठोकर नंबर 3 जो है संवेदनशील था, यहाँ कटान हो सकता था? 4-4 साल से जो जेई खड्डा बाड़खंड में बैठे हुए हैं, क्या उनको आभास नहीं होता है? क्या 22 करोड़ रुपए 2 सालों में खर्च करा दिया इन लोगों ने, छितौनी तटबंध पे कटान का सिलसिला जारी है। निश्चित रूप से ये अधिकारियों की लापरवाही है और हम लोग भी अपने माननीय इस तटबंध की रक्षा के लिए माननीय विधायक विवेकानंद पांडे जी, माननीय सांसद विजय कुमार दुबे जी निरंतर जो है मुख्यमंत्री से, स्वतंत्र देव सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं, उनसे संपर्क करके और अत्यधिक धन की भी व्यवस्था कराते हैं। कहीं धन की कमी होने नहीं पाई है। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।